बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की आज की क्लास में हम अपने टॉपिक जो जीएम काउंटर पढ़ रहे थे, हम गीगर मूलर काउंटर, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। गीगर मूलर काउंटर की दक्षता की बात करें तो यदि गणित्र में उत्पन्न आयन युग्मों की संख्या प्रति सेकंड स्मॉल n तथा नली में प्रवेश करने वाले आयनकारी कण प्रति सेकंड कैपिटल N हो तो गणित्र की दक्षता देखिए, यहाँ प्रति सेकंड जो गणित्र में उत्पन्न आयन है वो तो है स्मॉल n, और नली के अंदर जो प्रवेश करने वाले आयन है प्रति सेकंड वो है कैपिटल N के रूप में। तो यहाँ हम ईटा के रूप में इसकी दक्षता को ले रहे हैं। तो दक्षता ईटा बराबर n अपॉन कैपिटल N, यानी कि उत्पन्न कणों की संख्या और बटे प्रवेश करने वाले कणों की संख्या। तो ईटा बराबर 1 माइनस n टो, 1 माइनस n टो के बराबर इसका मान होता है। यहाँ जो टो है यानी कि इस पद को हम इसके रूप में भी लिख सकते हैं, दक्षता ईटा बराबर 1 माइनस n टो, यानी कि टो जो है यहाँ रिलैक्सेशन टाइम है, विश्रांति काल कहलाता है। बात करते हैं गणन की दक्षता। तो यहाँ ध्यान रखना है ये दोनों फॉर्मूले हैं जी, इससे भी हम दक्षता फाइंड आउट कर सकते हैं, और यदि टो के रूप में दिया हुआ है, समय अंतराल रिलैक्सेशन टाइम दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले से भी हम जो है गणित की दक्षता फाइंड आउट कर सकते हैं। बात करते हैं गणन की दक्षता। गणन की दक्षता का मतलब है कि उसकी गिनने की दक्षता कैसी है। तो किसी जीएम नली में एक आयनकारी कण के प्रवेश करने पर उत्पन्न एक आयन युग्म के लिए गणन करने की दक्षता गणित्र की गणन दक्षता कहलाती है। यानी कि जैसे ही एक आयन कार्यकण नली में प्रवेश करता है, कि जैसे कोई एक आयनकारी कण है वो नली में प्रवेश किया और उसके प्रवेश करने पर उत्पन्न जो आयन युग्म हैं, जो आयन युग्म उत्पन्न हो रहे हैं, उन उत्पन्न आयन युग्मों की गणना करने की दक्षता, कि जैसे ही प्रवेश करते कितने आयन युग्म बने, उस कोई गणना करने की जो दक्षता है, कैपेसिटी है, उसी को हम जो है गणित्र की गणन दक्षता कहते हैं। और गणन दक्षता बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस L इंटू SLP, यानी कि गिनने की दक्षता बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस SLP। तो देखिए S जो है विशिष्ट आयनन विभव कहलाता है। S क्या कहलाता है? विशिष्ट आयनन विभव। P यहाँ पर प्रेशर दाब कहलाता है, और L जो है आयन द्वारा तय की गई दूरी, आयन द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। तो ये इस फॉर्मूले से जो है हम गणन की दक्षता को फाइंड आउट कर। अब बात करते हैं जीएम गणित्र की विशेषताओं की। तो जो गीगर मूलर काउंटर है, गीगर मूलर गणित्र है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पहली विशेषता है जीएम काउंटर में उत्पन्न धारा स्पंद स्थायी होते हैं। तो जीएम काउंटर में जो उत्पन्न धारा स्पंद हैं वो कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। नंबर 2 पे बात करें, एक आयन युग्म उत्पन्न होने पर भी गणित्र में गणन करने की क्षमता होती है। एक आयन युग्म उत्पन्न हो गया तब भी जो गणित्र है, काउंटर है, वो गणना करने की क्षमता रखता है। गणित्र का जो आयु काल है वो लंबा होता है, यानी कि अधिक टाइम तक जो है इसकी कैपेसिटी रहती है, अधिक टाइम तक ये टिका रहता है। जीएम काउंटर द्वारा अल्फा, बीटा और गामा
तथा अंतरिक्ष किरणों का संसूचन संभव है। जीएम काउंटर के द्वारा किन किन का संसूचन करना संभव है? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और अंतरिक्ष किरणों का जो है संसूचन किया जा सकता है। बात करें इसके दोष की, तो दोष क्या क्या है इसमें? नंबर 1, जीएम काउंटर का विश्रांति काल अत्यधिक होता है। इसका जो विश्रांति काल है, रेस्ट पीरियड, वो कितना, वो बहुत अधिक होता है। जीएम काउंटर में उत्पन्न आयन युग्मों की संख्या प्राथमिक आयनन पर निर्भर नहीं करती है। जो जीएम काउंटर है उसमें जो उत्पन्न आयन युग्म हैं, उन उत्पन्न आयन युग्मों की जो संख्या है वो पहले का जो आयनन है उस पर निर्भर नहीं करती, प्राथमिक आयनन पर निर्भर बिल्कुल नहीं करती है। अतः आयनकारी कण की ऊर्जा ज्ञात करना संभव नहीं होता। अतः जो आयनकारी कण है उसकी जो है ऊर्जा को हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अभ्र प्रकोष्ठ, क्लाउड चैम्बर। रेडियो एक्टिव विकिरणों के संसूचन तथा उनकी ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आवश्यक संसूचक को अभ्र प्रकोष्ठ संसूचक कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव जो विकिरणें हैं, रेडियो एक्टिव विकिरणों के संसूचन तथा उनकी ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए जो आवश्यक उपकरण है वो कहलाता है अभ्र प्रकोष्ठ। अभ्र प्रकोष्ठ संसूचक, इसका सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। जब जल वाष्प में संतृप्त गैस वायु को रुद्धोष्म प्रसार, वायु का जो है रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है तो ताप में कमी आती है। तो उसमें क्या होगी, टेम्परेचर में कमी होती है, जिसके फलस्वरूप जल वाष्प संघनित होकर वायु में उपस्थित धूल के कणों पर जम जाती है। किंतु यदि वायु धूल कण रहित हो तो इस स्थिति में पिस्टन को नीचे की ओर खिसकाकर वायु का रुद्धोष्म प्रसार करते हैं, जिससे ताप में कमी आती है। अतः यदि इस स्थिति में रेडियो एक्टिव विकिरणें वायु का आयनीकरण कर दे तो जलवाष्प की बूंदें संघनित होकर आयनों पर जम जाती है, जिसके फलस्वरूप कैमरे के द्वारा जलवाष्प की बूंदों का जो है फोटो लेकर आयनकारी कण के पथ को पहचाना जा सकता है। जो बूंदें हैं उन बूंदों का हम फोटो ले लेते हैं और उसके माध्यम से जो आयनकारी कण है वो किस पथ को दोहराता है, किस पथ में जा रहा है, उस पथ को पहचाना जा सकता है। तो इसका जो डायग्राम है अभ्र प्रकोष्ठ का वो इस तरह से रहता है। ये कैमरा यहाँ बना होता है, ये यहाँ पिस्टन लगा हुआ है, इस में जो है यहाँ से तीव्र प्रकाश स्रोत जाने के लिए रास्ता होता है। तीव्र प्रकाश स्रोत यहाँ से लगा होता है, यहाँ एक विंडो लगी रहती है और यहाँ जो है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा होता है। तो इसकी जो बनावट है उसको हम देखते हैं। बनावट, सबसे फर्स्ट हम इसको पढ़ रहे हैं। बनावट, अभ्र प्रकोष्ठ में एक बेलनाकार प्रकोष्ठ बना होता है। अभ्र प्रकोष्ठ में क्या होता है, एक बेलनाकार प्रकोष्ठ इस तरह से बना रहता है, जिसमें ऊपर कांच की प्लेट। बात करते हैं बनावट की, तो अभ्र प्रकोष्ठ में एक बेलनाकार प्रकोष्ठ होता है जिसमें ऊपर कांच की प्लेट लगी होती है, जिसके ऊपर की तरफ एक कैमरा लगा होता है तथा कोष्ठ के नीचे की सतह पर पिस्टन लगा होता है। अभ्र कोष्ठ में जो है दोनों ओर दो खिड़कियां लगी होती है, जिसके सामने क्रमशः रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा होता है और एक खिड़की के सामने से जो है तीव्र प्रकाश स्रोत
प्रकाश आने के लिए प्रकाश स्रोत रखा होता है। कोष्ठ में जल वाष्प से संतृप्त वायु भरी होती है। कोष्ठ में क्या होती है? जल वाष्प से संतृप्त जो है वायु इसमें भरी हुई रहती है। अब बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की कि इसकी जो क्रियाविधि है या इसका जो कार्य प्रणाली है वो किस तरह से रहती है। अब अब्र को प्रकोष्ठ की दाईं खिड़की को खोलकर रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित विकिरणों को अंदर इसमें प्रवेश कराते हैं तो वह कोष्ठ में उपस्थित वायु का क्या कर देती है? आयनीकरण। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उससे जो रेडियो एक्टिव विकिरणें उत्सर्जित होंगी, जैसे अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, गामा पार्टिकल है, वो क्या करेंगी? उस कोष्ठ में उपस्थित जो वायु है उस वायु का आयनीकरण कर देती है। इस स्थिति में यदि पिस्टन को नीचे की ओर खिसकाकर वायु का रुद्धोष्म प्रसार करते हैं, पिस्टन को हमने नीचे खिसकाया और नीचे खिसकाकर उसका क्या किया हमने? रुद्धोष्म प्रसार। यानी कि रुद्धोष्म प्रसार का मतलब जहाँ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो, तो पिस्टन को नीचे खिसकाकर हमने क्या किया? रुद्धोष्म प्रसार करते हैं। तो इस स्थिति में ताप में क्या होती है? कमी होती है। तो इस स्थिति में ताप में कमी होने से जलवाष्प की बूंदें संघनित होकर तो इस स्थिति में ताप में कमी होने से जलवाष्प की बूंदें संघनित होकर आयनों पर जम जाती है। जो जलवाष्प की बूंदें हैं वो संघनित होकर कहाँ पर जम जाती है? आयनों पर जम जाती है। इस स्थिति में कोष्ठ में बाईं ओर की खिड़की को खोलकर उसमें तीव्र प्रकाश को भेजा जाता है तथा कैमरे द्वारा उसका फोटो लिया जाता है। प्राप्त फोटो स्पेक्ट्रम को देखकर आयनकारी कण के पथ को पहचाना जाता है, जिसके आधार पर कणों का संसूचन किया जाता है। तो ये था इसकी जो कार्यविधि है कि किस तरह से इसको पहचाना जाता है आयनकारी कण के पथ को। ध्यान रखें नोट में, यदि कोष्ठ में प्रवेश करने वाला आयनकारी कण एल्फा है तो एल्फा कण की आयनीकरण क्षमता अधिक होने से वह कोष्ठ में उपस्थित गैस का आयनीकरण तीव्रता से गैस का जो आयनीकरण है वह कोष्ठ में उपस्थित गैस का आयनीकरण तीव्रता से कम समय में ही कर देता है। अतः स्पेक्ट्रम में जो है आपको मोटी सरल रेखा प्राप्त होगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इसका शीघ्र ही आयनीकरण कर देता है तो मोटी सरल रेखा प्राप्त होगी। यदि आयनकारी कण बीटा हो तो बीटा कण की आयनीकरण की क्षमता की तुलना में कम होने से यह कोष्ठ में उपस्थित जो वायु है वायु का धीमी गति से क्या करता है? आयनीकरण करता है। इस कारण जो इसका स्पेक्ट्रम है पतली लंबी सरल रेखा के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो देख सकते हैं जो अल्फा कण है, अल्फा कण का जो स्पेक्ट्रम है एक मोटी लाइन के रूप में हमें मिलता है इस तरह से। और जो बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल का हमें एक पतली लाइन के रूप में ये मिलेगा। और गामा पार्टिकल की बात करें तो ये जो जिगजैग डॉटेड लाइन है इस प्रकार से इसका स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। नंबर 3 पे बात करते हैं, यदि आयनकारी कण गामा किरणें हैं तो इसकी आयनकारी क्षमता अत्यधिक कम होने के कारण यह कोष्ठ में उपस्थित वायु का आयनीकरण बहुत कम मात्रा में करता है। अतः इसका स्पेक्ट्रम टेढ़ी मेढ़ी यानी कि जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी दूरी वाली यानी कि डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइनें मिलती है, जिगजैग आकृति मिलती है, डॉटेड लाइनों के रूप में प्राप्त होती है। आयनकारी कण की ऊर्जा की बात करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं आयनकारी कण की ऊर्जा। आयनकारी कण की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए अब्र प्रकोष्ठ को 2 प्रबल चुंबकीय ध्रुवों N और S जो प्रबल ध्रुव होते हैं, चुंबकीय ध्रुव, उनके मध्य रखते हैं। तो ध्रुवों के मध्य रखने पर उनको इस प्रकार से रखते हैं कि जो हमारे पास जो ध्रुव हैं उनके मध्य इस प्रकार से रखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आयनों के
वेग के लंबवत हो। जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन है वो आयनों के वेग के लंबवत हो, अर्थात आयन वृत्ताकार पथ में गति करेंगे। आयन जो है किस पथ में गति करेंगे? वृत्ताकार पथ में गति करेंगे। यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r तथा आयनों का वेग v हो तो वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए आवश्यक जो प्रतिबंध होगा वो होगा mv² r इज इक्वल टू qvb के रूप में। mv² r इज इक्वल टू qvb चुंबकीय बल के रूप में होगा। तो mv इज इक्वल टू, यहाँ v से v कैंसिल हो जाएगा, तो mv इज इक्वल टू qbr। तो mv को हम क्या कहते हैं? संवेग। तो p बराबर qrb। अब बात करते हैं, चूंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू p²/2m, तो p की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो q²r²b²/2m। तो उपरोक्त सूत्र की सहायता से जो है आयनकारी कण की ऊर्जा को ज्ञात किया जा सकता है। अब नेक्स्ट ये जो टॉपिक है, हम काउंटर पढ़ रहे थे, काउंटर का टॉपिक जो है हमारे समाप्त हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।